हाँ जी बेटा जी। तो एफएमएसएम के आरटीपी को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो पार्ट आया जी इस आरटीपी का वो बहुत धमाकेदार था क्योंकि वो केस सिनेरियो बहुत लेंथी ले गए थे भाई। अब आगे मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने धमाकेदार क्वेश्चन और बचे हैं, तो आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी केटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ओपनिंग स्टॉक देखें भाई साहब कितना है। ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 375 है। सेल इसकी 13 लाख रुपए की हो रखी है, जीपी इसका है जी 25% ऑन सेल। तो पहले बेटा लगे हाथ सीओजीएस तो निकाल ही लो। 13 लाख माइनस 25%। 13 लाख माइनस 25% आपने किया 10 लाख, सॉरी 9,75,000 की सीओजीएस आ गई। अब कहता है हमारा एवरेज अकाउंट पेबल इतना है, अकाउंट पेबल है, इसका मतलब ये तो यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो वगैरह पूछेगा। फॉर्मूला रिवाइज करें क्रेडिटर टर्नओवर का। नेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिट में खरीदारी कितनी की, डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। अब भाई ये दिए हुए हैं 80,000 रुपये। परचेज बेटा निकालनी पड़नी है। आप ये चला देना बेटा जी, मैं आपको बता दूं, आपको आता है ये क्वेश्चन, ओपनिंग एड परचेज माइनस क्लोजिंग सीओजीएस होता। तो ये पड़ा जी आपका सीओजीएस 975 का सीओजीएस यहाँ आया हुआ। तो उसमें आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें, ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 975 प्लस 375 माइनस 250। सर 1,25,000 एक तरह से ऐड कर दें इसमें। तो ये 11 लाख रुपए की परचेज बनी है भाई। 80,000 से डिवाइड कर लेते हैं 11 लाख की परचेज को, डिवाइड बाय 80,000। तो यहाँ से अपनी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो देख लेते हैं। सर हमारी तो ये आ रही है। सरकार क्या कह रही है, देखो सरकार से पूछना बहुत जरूरी है, बिना सरकार के कोई काम नहीं। तो आजो भाई ये आंसर की एक फाइल खोल लेते हैं, क्योंकि अब जो भी है भाई यहाँ से भी करने को करी चलो, देखो समझाने तो पॉइंट ही होते हैं ना भाई। अब आपको ये पता तो है कैसे होना है। जहाँ कोई पॉइंट वाला था जैसे पहला था तो हम लगे रहे भाई उसमें। तो 13.75 ये सोल्यूशन मैं रीड नहीं करूंगा, बात सिंपल सी है। आगे बढ़ लेते हैं। कहते हैं जी फर्म का सेल 75 लाख रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट 42 है, कंट्रीब्यूशन हो गया 33 लाख रुपए। 33 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन अभी तक हो गया। फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, तो इसे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही मानेंगे बेटा। 27 लाख रुपए की ईबीआईटी आ गई आपकी इस वक्त की। इसके बाद डेट है जी 45 लाख रुपए का 9% पे। इक्विटी है 55 लाख की। डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। सर फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज तब होती है कि व्हेन यू आर अर्निंग मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट। याद है वो प्रोजेक्ट में रिटर्न इतनी और वो सारी बातें हम करते थे। तो ईबीआईटी 27 लाख है। फंड्स की डिप्लॉयमेंट अगर इन दोनों को जोड़ लें 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। 1 करोड़ के ऊपर 27 लाख रुपए बना के दे रही है कंपनी, तो 27% हो गया। उधार 9% पे उठाया, उठाओ और उधार उठाओ चाहे। अगर आप 27% बना सकते हो और देना 9% है तो लीवरेज फैक्ट तो अच्छा ही है। आरओआई हमने कंप्यूट की है जी 27%, दोबारा देख लें। ईबीआईटी 27 लाख डिवाइड बाय दिस फंड डिप्लॉयड 1 करोड़, 27% आ रही है। कॉस्ट ऑफ डेट मात्र 9%। तो डज इट हैव फेवरेबल, ये कह रहा है आरओआई इज लेस देन, ये तो ऑप्शन ही गलत है। आरओआई इज इक्वल देन, ये भी गलत है। आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन लोन, इट हैज ए फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल, यस ये ऑप्शन सही रहेगा। तो हम सी पार्ट के साथ जाएंगे। बाकी आप वो सारी कार्रवाई यहाँ हुई हुई है चेक कर सकते हैं। तो एक और एमसीक्यू आपका साथ साथ ही हो गया। अब ये कह रहे हैं जी अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहले जी आपका फेवरेट वाला आ गया, रेशो एनालिसिस। मतलब टूटी फूटी बैलेंस शीट दी हुई है, पूरी करनी है। अब कहता है डेट टू टोटल एसेट रेशो 0.40 है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी इतना है। तो यहाँ डेट का मतलब आप टोटल डेट लें क्योंकि वहाँ डेट शब्द यूज हुआ। जीपी मार्जिन अपना 20% है। अकाउंट रिसीवेबल 36 दिन है। सीओजीएस दिया हुआ भाई, सीओजीएस दिया हुआ है। जीपी मार्जिन कितना बोला था, 20%। तो पहला काम ये कर लेते हैं, 64 लाख डिवाइड बाई 80% करके अपन सेल्स पे आ गए। 80 लाख रुपए की सेल अपनी आ चुकी है। अब देखते हैं भी बहुत कुछ हो सकता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पड़ी है भाई, ये पड़ा है, बहुत कुछ हो जाएगा। बेकार क्वेश्चन लग रहा है, मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू टाइप कर देता हूँ। कंप्लीट द बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च आपने बनानी है। अज्यूमिंग 360 दिन है। आ जाओ सर। 50 लाख की लाइबिलिटी साइड का टोटल दिया हो, पहले तो यहाँ एसेट का टोटल ले लो। 50 लाख सीधा आ गया। ठीक है। अब कार्रवाई शुरू करो, देखो जी कहाँ से क्या उठाना है। डेट टू टोटल एसेट रेशियो दी हुई है। अच्छा जी अपने टोटल एसेट है 50 लाख। यहाँ से भाई हमें डेट का टोटल मिल जाएगा इधर 40% करके। तो ये डेट वाइट है जी 20 लाख रुपए का। चलो आ जाओ। अब यहाँ कौन कौन डेट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के ये 20 माने जाएंगे। इससे रिजर्व आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है भाई।
अब आपको दी है डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म वाली। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 30%। आ जाओ, इसको भी समझो। ये आपकी इक्विटी है भाई, ये तो इसका 30% कर लो, 30 लाख का 9 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। बाकी बचा हुआ आपका अकाउंट पेबल रह जाएगा। एक साइड तो होगी सर। बाकी सर कैसे, सर अभी करते हैं। 36 दिन का अकाउंट रिसीवेबल है। सेल 80 लाख आई है। 36 दिन के डेटर निकाल लो इसमें से 360 से डिवाइड करके, 1/10 करके 8 लाख आ गया सर। सर इन्वेंट्री होल्डिंग क्या बताइए सर। सर इन्वेंट्री होल्डिंग बताइए 60 दिन की। तो COGS पे लगा लो बेटा जी ये 60 दिन। तो 60 दिन COGS पे भाई 360, ये तो पॉइंटों में जाता दिखता भाई। बाकी आप चेक कर लो, 64/6। तो ये तो सर 10.67 लाख आया मेरा। चलो जी ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि हमारा जो क्विक रेशियो है 0.9 है। ये जी करंट लाइबिलिटी है, इसका 0.9 टाइम कर लो, मतलब 18 लाख रुपए के आपके करंट एसेट टोटल होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप चेक करते हैं, एक उन्होंने चेक कर लूँ कोई गड़बड़ गुड़बड़ तो नहीं है। 64/6 हमने किया, 10.67 आ गया। अकाउंट रिसीवेबल अपना जो कैश क्रेडिट रेशियो तो नहीं कोई गड़बड़ गुड़बड़ मैंने की। 80 लाख ही दिया हुआ तो उस पर 8 लाख आया। एक मिनट भाई, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं ICA क्या कर रहा है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो सर कहाँ कहाँ पे आपके साथ वो चल रहे हैं, कहाँ पे नहीं चल रही है। तो ठीक है, 80 लाख की सेल आ गई है, ये चीज़ आ गई है। अकाउंट रिसीवेबल किया जी, अज्यूमिंग 8 लाख, ये भी आ गया है। तो यहाँ मैंने मेरे हिसाब से कोई फिगर गलत उठाई थी। अच्छा जी, ये 11 लाख है। 11 लाख उठाना था मेरे को करंट लाइबिलिटी को। तो 11 लाख जब अपन करंट लाइबिलिटी उठाएंगे, वो मैं 20 लाख उठा लिया था भाई, तो गड़बड़ हो गई थी। 11 लाख उठाएंगे, करंट लाइबिलिटी सिर्फ 11 ही थी। इससे भाई आपका जो करंट लाइब क्विक एसेट है, सॉरी, वो आएगा आपका 990। अब ध्यान ये रखें कि क्विक एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री नहीं होती है। तो डेटर पता है, बैलेंस फिगर में कैश निकलेगा। हल्का सा एक मिस्टेक हुआ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो उस हिसाब से आप देखें, यहाँ मैं वो 20 लाख उठा गया था, जबकि करंट लाइबिलिटी 11 लाख ही है, ठीक है। बाकी जी बैलेंस फिगर में अब फिक्स एसेट तो निकल ही आएंगे। तो अगेन ठीक ठाक क्वेश्चन, वाले कि आप कह सकते हो कि इतना कोई टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से। BS लिमिटेड फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर बुक वैल्यू पे, इक्विटी कंपोनेंट, प्रेफरेंस, डेट, 3 कंपोनेंट है, तीनों की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। Equity share of the company are sold at 300. It is expected that company will pay next year dividend of 15 रुपए, expected to grow at 5% forever। यही निकाल लो भाई, यही हो जाएगी D1/P+G। तो D1 यहाँ नेक्स्ट ईयर 15 ही दिया हुआ, 300 प्राइस है भाई, बाकी ग्रोथ वगैरह लगा लो। ग्रोथ 5% है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन चाहिए हो तो बता देना, वीडियो डली हुई है हमारी। तो ये 10% बैठ रहा है भाई इस वक्त। मेन केई की टेंशन होती है, केई देख लो पहले। चलो जी, चलो चलो शाबाश। केई दिखाओ जी कहाँ पे। 10% केई आ गई। बाकी तो सब बेकार है बेटा। डिवेंचर में I1 - टैक्स अपॉन NP लग जाएगा। कुछ बताया ही नहीं कब इशू हुए, कब रिडीम होने। तो परपेचुअल मान के सॉल्व हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट ही लेना 35% का। तो बेटा 10% है, 6.5% आ जाएगा। चेक कर लो बेटा जी। लो जी, ये भी दबा दब। फिर उसके बाद जी ये प्रेफरेंस की बात करें, ICA तो प्रेफरेंस सॉल्व ही नहीं कर रहा, कह रहा बेटा क्या करूं। सर D/NP तो कर देते कम से कम, यही रेट आ रहा था। तो अब पहला पार्ट तो लग रहा है बहुत ही बेकार होने वाला है। कहते हैं WACC निकाल दो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग। ये रहा जी एग्जिस्टिंग। ये इनके वेट शेट आ गए। 4 करोड़ 60 लाख की कैपिटल है, उसमें हर कंपोनेंट की वेट आ गई, फिर सबकी कॉस्टिंग पड़ी है। लो जी WACC तैयार है। बेकार पार्ट बिल्कुल ही। अगला पार्ट बताएं। कंप्यूट दी WACC, ऐसे भी असाइनमेंट में बथेरे हैं और ICA ने भी बथेरे डाले हुए हैं। कहता है अगर कंपनी रेज कर ले एडिशनल 50 लाख बाई इशूइंग 10 ईयर 12% डिबेंचर, इसकी ना पर थोड़ी सी कॉस्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। सर है ये मॉड्यूल वाला, पर कई बच्चों का ये होएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। अब वो 50 लाख रुपए 10 ईयर डिबेंचर के थ्रू इशू करना चाहते हैं। 12% रेट है डिबेंचर का, पर यील्ड ऑन सिमिलर मेच्योरिटी एंड रिस्क क्लासेस 13%। यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। मतलब वैसे डिबेंचर 12% इंटरेस्ट वाले हैं, पर जो बाकी कंपनियां रिटर्न दे रही है ना आज की डेट में, वो ये कह रहा है सिमिलर डिबेंचर पे 13% है।
तो भाई साहब आप ये सोचो, आराम से सोचो, इसको अपन यहाँ लिखते हैं कि आप कह रहे हो 12% डिबेंचर इशू करोगे। अगर पार वैल्यू पे इशू करोगे तो जो इन्वेस्टर होगा उसको रिटर्न तो 12% ही आएगी। पर आप कह रहे हो कि नहीं जी, हम इसे इस हिसाब से इशू करेंगे कि 13% रिटर्न आए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी प्राइसिंग पार से नीचे रखनी पड़ेगी। 100 वाली चीज है, मान लो 100 रुपये फेस वैल्यू मान लो, 12% इंटरेस्ट आना है, 12 रुपये ही आने हैं। 100 पे ही आपने इशू कर दिया, फिर आप ये रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कैसे मेट कर पाओगे? सर ये मेट करनी होती है, हाँ जी सर ये करनी होती है। अभी मॉड्यूल में अगर आप जाओगे ना तो लास्ट में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने वहां पे भी ऐसे ही कुछ सिखाया था, वहां दो तरीके से प्राइसिंग समझाई थी। एक तो प्रॉपर डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग यूज करके, और एक थोड़ा आसान वाला। यहाँ पे इन्होंने आसान वाला ही किया हुआ। फ्लोटेशन कॉस्ट कहता है 2% रहेगी, ये कंपनी को बेयर करनी है। फेस वैल्यू कहता है भाई 100 रुपए। सर ये इतना ही आप डिबेंचर वाला पार्ट अच्छे से समझ लो। दिस न्यू डिबेंचर इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा जी। मैं इस पे चलता हूँ आईसीआई की तरफ। सर हम पहले डिबेंचर्स के बारे में बात सीखना चाहते हैं। अब रिडम्पशन मॉडल लगाया है, ठीक है, बात 100 रुपए का डिबेंचर था, 12 रुपए समझ आते हैं, टैक्स रेट समझ आता है, रिडम्पशन वैल्यू समझ आती है, 10 ईयर समझ आता है। ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ से लाया। एनपी। सर एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। ये होता था इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑफ इशू। ये लो सर, ये होता था ये, इशू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑफ इशू। सर ये इशू प्राइस कहाँ से लाया है? सर वो मैं आपको दिखाने लगूँ। कहता है यील्ड ऑन सिमिलर टाइप ऑफ डिवेंचर इज 13%। मैंने आपको कहा था अगर आपको 13% यील्ड निवेशक को देनी है तो आपको इसे डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप दे नहीं रहे इतना। द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफर डिवेंचर एट ए डिस्काउंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मैं सिखाता हूँ ये क्या कर रहा हूँ। वैसे तो ये टाइम वैल्यू मनी भी लगा सकता था, पर वो बहुत लंबा चले जाना था, ये वो करते नहीं इतना काम। इन्होंने क्या किया, वो ये कह रहे हैं कि देख भाई, हाँ ये वाला पेज ले अभी, हाँ। ये कह रहे हैं कि जैसे भाई हमने जिस प्राइस पे इशू करना है, इन्वेस्टर को ये लगे कि जितना मैंने प्राइस पे किया उस पे मुझे 13% रिटर्न आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें क्लियर है कि हमने इंटरेस्ट 100 रुपए पे ही 12% देना है, तो इंटरेस्ट इनकम तो 12% ही होगी। नाउ यू इशू दिस डिबेंचर एट 100 रुपी, तो रिटर्न 13% कैसे हो जाएगी भाई साहब? तो आप इस प्राइस को समझने के लिए एक्स भी रख सकते हैं। इस पे 13% रिटर्न 12 रुपए के बराबर होनी चाहिए। तो भैया इस एक्स रुपए की क्या वैल्यू होगी? 12 डिवाइड बाय 13%। 12 डिवाइड बाय 13%। इससे यदि प्राइसिंग आ जाती है 92.30। चेक करें आईसीआई को प्लीज। 92.3076 है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं सर पूरा मैच करा दें तो हम करवा देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। पर ये कोई ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये कोई परपेचुअल नहीं था, 10 ईयर्स वाला था। तो अगर इसे पूरा करते तो ऐसे था कि इन्वेस्टर के लिए जो प्राइस होता है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर इनफ्लो की, कि जो उसे पैसा इससे मिलना है खुद ही वो प्रेजेंट वैल्यू आपको देगा। पैसा उसे क्या मिलना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा भाई, पूरा नहीं। ये ऐसे मान लें 10 साल, 10 साल उसे इंटरेस्ट आएगा बेटा 12 रुपए हर साल। 10वें साल के एंड पे 100 रुपए की रिडम्शन भी आ जाएगी। तो अगर वो ऐसे डिस्काउंट करता तो कहता है जी 12 रुपए इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्यूटी। रिक्वायर्ड रेट कितना? सर जो रिटर्न चाहता है 13% फॉर 10 ईयर्स। ये 100 रुपी लास्ट ईयर में आने, तो इसमें पीवीएफ लगेगा, एन्यूटी नहीं लगेगी। लगेगा ये 10th ईयर का। ये द प्रॉपर आंसर होता। इंस्टीट्यूट ने इतना डीप नहीं गए। इंस्टीट्यूट कह रहा है बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा, आप प्राइस का 13% चाहते हो कि रिटर्न बने, रिटर्न 12 रुपए बननी है, तो आप इतना प्राइस दे देना। अब जब ये प्राइस आ गया तो भाई इस पे फ्लोटेशन कॉस्ट की बात होगी। अब फ्लोटेशन कॉस्ट में मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, मॉड्यूल के उस क्वेश्चन में तो इन्होंने ठीक कर रखा है। सर यहाँ इनसे फिर वो गलती होगी मैं बता रहा हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन चेक करना, वहाँ 2% ऑफ फेस वैल्यू लिखा हो, और वहां मैं हिस्ट्री सुनाता होता हूँ बच्चों को कि जब क्वेश्चन आया था पहली बार तो इन्होंने 2% लगा फेस वैल्यू पे दिया था, लिखा नहीं हुआ था। अभी मैं यहाँ थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, फ्लोटेशन इज 2% फुल स्टॉप, फेस वैल्यू इतना।
तो नोवेयर इट इज मेंशन कि फ्लोटेशन 2% फेस वैल्यू पे है। अब इन्होंने फिर फेस वैल्यू की अजम्पशन ले ली, जो कि मार्केट वाली अजम्पशन नहीं है। मार्केट में ये होता है कि जिस रेट पे सिक्योरिटी बिक रही है उस रेट पे ही फ्लोटेशन कॉस्ट लगनी चाहिए। तो अगेन ये डिस्क्लेमर यहाँ इन्वॉल्व है भाई। ये 2% 100 का करके आ रहा है। स्टडी मटेरियल अपना चेक कर लो, लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें सेम चीज है, पर वहां 2% ऑफ फेस वैल्यू लिखा हुआ। तो भाई जिन्होंने तो किया वो जानते हैं। पेपर में आ जाए तो भाई गिविंग अप्रोप्रिएट नोट करें, क्योंकि हो सकता है वहां ये 2% इसी पे हो रहा हो 92 पे। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इससे ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप ये फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ डेट तो मुन्ना निकाल ही लोगे, इतनी कोई बात है नहीं। अब क्या हो रहा था कि जब ये उधार आ रहा है, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू 20, लीविंग द ग्रोथ रेट अनचेंज, प्राइस फॉल कर जाएगा, तो कई भी आपकी रिवाइज हो जानी है। कई रिवाइज होती हुई देखें सर, ये 20D1 आ गया, ये प्राइस आ गया, ये आ गया। अब भाई साहब, नया जो कंपनी बन गया इस सब के बाद, उसमें जी इक्विटी भी हो गया, प्रेफरेंस भी हो गया, डिवेंचर भी आ गए नए, पुराने भी डिवेंचर है ही हैं। तो भैया ये आपके पुराने डिवेंचर हैं, ये नए आ गए 50 लाख के। कैपिटल का टोटल चेंज हो गया तो वेट तो डेफिनेटली चेंज होंगे। ये कॉस्ट बदल गई, ये कॉस्ट पुरानी है, ये कॉस्ट पुरानी है, ये कॉस्ट नहीं है। उसके बाद जी क्लैरिकल काम आपका, वो हम वो कैलकुलेटर पे कर कर के लिखने, भाई वो मैं ना आरटीपी में नहीं करता भाई। भाई तो मैं क्लास में भी रेयरली करता हूँ वो काम, वो तुम्हारा होता है भाई। ठीक है, वो मेरे को लगता नहीं कि उसके लिए कोई ये सुन रहा होगा। बारीकियां देखें, प्राइसिंग सीखें, फ्लोटेशनल इजम्पशन पे ध्यान दें, बात इतनी है। अगला सर कैपिटल स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं सॉरी। इसको करने का अपना भी ढंग हो सकता है भाई, जैसे इन्होंने किया वैसे भी हो जाएगा। तो लाओ इस पे थोड़ी सी बारीकियां जरूर समझाएं। इसने बोला एक्स वाई जेड एक अनलीवर्ड कंपनी है, उसकी कॉस्ट टू इक्विटी 20% है, उसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है। तो ये बोला इसने। एबीसी आइडेंटिकल है एक्स वाई जेड में, ऑल रिस्पेक्ट, बस उसमें डेट आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसमें आप ये देख रहे हैं कि 4 करोड़ का वहां डेट बैठा, और उसकी कॉस्ट, डेट की कॉस्ट 10% है। फाइंड दी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एबीसी मतलब लीवर्ड कंपनी, अगर टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट इज 25%, मतलब आपको टैक्स रेट कहा जा रहा है। तो एमएम अप्रोच में एक प्रोपोजिशन थी विद टैक्स वाली। उसमें वो मानते थे कि भाई अगर दो बराबर की फर्म्स हैं, एक अनलीवर्ड फर्म है, उसकी वैल्यू आपको पता है जैसे आप कह रहे हो 10 करोड़, और एक लीवर्ड फर्म है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस टैक्स इनटू डेट। इसकी भी क्लास में पूरी डेरिवेशन कराई गई थी, ये क्या होता। डेरिवेशन में इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा। तो भाई अब ये हमारी दूसरी कंपनी, कौन सी कंपनी सर, एबीसी, जो कि लीवर्ड है, क्योंकि इट हैज ए प्रेजेंस ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो अपनी वैल्यू ऐसे लगाएगी, कहेगी 10 करोड़, 25% इंटू डेट का अमाउंट 4 करोड़, तो 11 करोड़ की वैल्यू आ जाएगी बेटा एबीसी की। हमारा काम करने का तरीका ये है। क्या आईसीआई भी ये कर रहा है, चेक करेंगे। पहले हम वैल्यू की बात ही करेंगे। सर उन्होंने भी लिखा है वैल्यू ऑफ एबीसी, दैट इज द लीवर्ड कंपनी, ये अनलीवर्ड प्लस बीटी, बीटी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। तो सर बिल्कुल सही, 11 करोड़ तक के आपकी तरह पहुंच गए। अब इसमें सवाल जो पूछ रहा है कि भाई आप वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ इसकी, सर उसमें रेजिडुअल अप्रोच चलती थी, आपको याद होगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी इस कंपनी की, एबीसी की, दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस फर्म माइनस डेट की वैल्यू। सर अब 11 करोड़ जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म है भाई साहब, उसमें डेट 4 करोड़ का है, तो वैल्यू इक्विटी 7 करोड़ आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अभी क्लास वाले तरीके से चल रहे हैं। अब इन्होंने पूछा कि आप ये बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा इस कंपनी का, कॉस्ट टू इक्विटी क्या होगा इस कंपनी का। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने जो वेटेड एवरेज वाला पार्ट है वो और तरीके से किया है। तो मैं ओरिजिनल रखने के लिए आपको याद कराऊंगा कि हम ऐसे करते थे कि डब्ल्यू तो इसमें इसके बराबर होती है, ईबीआईटी 1 - टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। उसको पूरा खदेड़ के सॉल्व भी किया जा सकता है। यहाँ आप कहोगे कि सर फिर हमें तो ईबीआईटी पता ही नहीं, क्योंकि जो ये अनलीवर्ड फर्म थी इसका 10 करोड़ था वैल्यू, हमें उस वक्त कौन सा कोई इसकी ईबीआईटी पता थी। तो नहीं पता तो पता कर लेते हैं ना।
अब उसमें क्या हुआ होगा, वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड का ऐसे आया होगा। याद रखें कि ये टैक्स वाला क्वेश्चन है, डिवाइड बाय क्यू ओवरऑल कॉस्ट। तो दिस थिंग इज 10 करोड़। आओ अपना ऑथेंटिक मेथड लाना बेटा जी, मैंने इनके मेथड से कर दिया, आप फिर कहोगे सर वो हमने तो ऐसे नहीं किया था। 10 करोड़ की वैल्यू है और कॉस्ट टू इक्विटी वहां 20% है भाई साहब। अनलीवर्ड में कॉस्ट टू इक्विटी के हो जाएगा 20%। तो बेटा यहां से ईबीआईटी क्या 1 - टैक्स पुट करें। लो सर अभी इसे होने दें। सर दिस विल बी 2 करोड़, पर ये ईबीआईटी नहीं है, ये ईबीआईटी 1 - टैक्स है। तो अगर आपको प्योरली ईबीआईटी चाहिए तो 2 करोड़ को 75% से डिवाइड कर लें, आपको जवाब मिल जाने हैं। तो सर ये 2.6666 ऐसे चल रहा। तो ये चीज तो मैंने जी अपने पुराने तरीके से चाहा कि मैं करूं। अब ये वीयू का ईबीआईटी है, ईबीआईटी वीएल का भी ये होना है, पर उसकी डब्ल्यूएसीसी याद है टैक्स एडवांटेज के कारण अलग आएगी। तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर लीवर्ड फर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ईबीआईटी 1 - टैक्स, जिसे हम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। नीचे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, तो दिस इज 2.67 1 - टैक्स, वही 2 करोड़ हो जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। तो ये 2 करोड़ डिवाइड बाय 11, तो 2 डिवाइड बाय 11 कर ले भाई, इंटू 100 कर दे भाई, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए होता है बच्चों को। आपका बिल्कुल जो आपकी नोट्स हैं, आपका जो मेहनत है, सारी डेरिवेशन है, वो वाला सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे तो कुछ और नया फॉर्मूला यहाँ लगा देगा, ये मॉड्यूल में भी लगाया था इन्होंने एक जगह, तब भी हमने इस पे चर्चा की थी, हम यदि बात कर लेंगे भाई। बट 2 मिनट देखें कि सर आंसर यही है। हाँ सर 18.18 का ही आंसर है, पर काम करने का तरीका काफी अलग है, काफी ज्यादा अलग है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे दिखाया, हम इनके फॉर्मूले को भी समझते हैं कि अगर आपको लीवर्ड की डब्ल्यूसीसी निकालनी है तो आप अनलीवर्ड की डब्ल्यूसीसी उठा लो 20%, फिर यहाँ 1 रख लो, यहाँ बीटी कर दो, यहाँ ये बीटी आपको याद रखना पड़ेगा, वो जो टैक्स एडवांटेज है डेट की, यहाँ इसकी वैल्यू डाल दो, वैल्यू ऑफ दिस लीवर्ड फर्म। देखें बिल्कुल ऐसे ही एग्जीक्यूट किया इसे 20%, और यहाँ पे मैं ये सारा ये बना 1 करोड़, मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड बाय 11 करोड़। देखो ध्यान से 20 अपनी जगह पे आ जाएगा 20 के साथ, अब यहाँ भी 20 मल्टीप्लाई होगा इतने हिस्से पे। भले वो कह रहे हैं कि भाई देख तेरा 20% कॉस्ट है, अब वैसे तू 10 करोड़ की फर्म है जब तक उधार नहीं यूज करता, अब जब तू उधार यूज करता है तो 1 करोड़ का जो टैक्स बेनिफिट आता है ना, उतनी वैल्यू ही बढ़ती है, पहले तो ये बात कर लो। उसी प्रपोर्शन में कॉस्ट डिक्लाइन होगी। देखो 20% लीवर्ड की, अनलीवर्ड की इतनी कॉस्ट डिक्लाइन होगी जितनी वैल्यू बढ़ी है। वैल्यू बढ़ी किसके कारण है, टैक्स बेनिफिट के कारण। टैक्स बेनिफिट का प्रोपोर्शन अपॉन टोटल वैल्यू, तो 20 डिवाइड बाय 11, यहां से सर इतना कुछ परसेंटेज आ रहा है ऐसा, इसको आप 20 में से माइनस कर दें, आपका आंसर फिर भी वही आएगा 18.18%। भाई ये करना ये है कि ये सहूलियत है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि देखो जी 20% आ रहा था, 10 करोड़ की फर्म थी, अब फर्म 11 करोड़ की हो गई, ये जो 1 करोड़ वैल्यू बढ़ी है उससे कॉस्ट सेव होगी टैक्स बेनिफिट मिलने के कारण। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने किया है। अब बंदा कहे कि सर देखो अगर हम टोटल में भी करें तो इसमें क्या परेशानी है। देखें ध्यान से, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ भाई, ये इनका जो ये 20% है, आओ ये जो आप समझ पाए, ये जो 20% है वो ऐसे है कि ईबीआईटी 1 - टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ, ये वाली चीज सेम रहने वाली है। अनलीवर्ड की वैल्यू बेचारे की 10 करोड़ है, तुम्हारी वैल्यू 1 करोड़ है ज्यादा उससे, तो उस 1 करोड़ ज्यादा से कितनी वैल्यू और डिप करेगी वो निकालने का वो सीधा तरीका है। देखो तुमने अब अपनी जो कॉस्टिंग निकाली है वो ऐसे देखो, मैं दोनों सामने लिखता हूँ, उसकी कॉस्टिंग ऐसे हुई हुई है, जो अनलीवर्ड है ये 25% माइनस हो रहा है बेटा, नीचे 10 करोड़ है, ये दो 2 करोड़ है, इसने दो 20% बनना है। अब जब लीवर्ड में आ गए तो यहाँ यही चीज रहेगी बेटा, नीचे क्या वैल्यू बढ़ी,
यार वैल्यू बढ़ी डेट के कारण। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि ये जो 1 करोड़ और ऐड हो गया अगेंस्ट दिस वैल्यू ऑफ 11 इन दिस वैल्यू ऑफ 11, ये इस नंबर को कितना छोटा कर देगा। ये तो मैथमेटिक्सली बातें होगी कि भाई इसमें मैं जो नंबर ऐड करूंगा, इसमें जो मैं नंबर ऐड करूंगा उससे इस कैलकुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैथमेटिशियन समझा देगा कि कहेगा भाई आप 1/11 पे द प्रोपोर्शन लगा के देख लो, समझ कि नहीं। वो कर दिया इन्होंने। तो ऐसा करना है कर लें, नहीं तो डिटेल्ड मेथड हमारे पास अवेलेबल था। अब बच्चे और रिक्वायरमेंट, वेटेड एवरेज आ गई, कॉस्ट टू इक्विटी। हाँ, कॉस्ट टू इक्विटी निकालनी किसकी भी, लीवर्ड की। सर ये तो हमारा फेवरेट वाला है। तो इसमें आपको पता होगा कि वो ऐसा करता था, लिवरेज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये होता था केओ माइनस केडी। फिर उसके बाद जी डेट अपॉन इक्विटी का प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद टैक्स भी। केओ होता था ऑल इक्विटी फर्म की रिटर्न जो कि 20% है। यहाँ भी 20% आएगा। फिर केडी सर एक बार पढ़ लो। तो सर 10% बोला, ये 10% है। अब आप डेट इक्विटी जानते हैं या मैं दिखा दूं एक बार इसमें। सर हमारी 11 करोड़ की जब वैल्यू आई थी तो हमने कहा था इसमें अब 4 करोड़ तो डेट है, 7 करोड़ इक्विटी है। तो भाई यहाँ पे 4 करोड़ डेट है, 7 करोड़ इक्विटी है। मतलब 4 करोड़ पे बनेगा 20, पर वो लेके जाएंगे 10, बाकी इक्विटी के लिए छोड़ देंगे। पर सरकार आ जाएगी, कहेगी बेटा इसमें 25% मेरा, फिर बांट लेना। तो ये 20%, 10, 10 को करूँ मैं अब 4 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करूँ 7 से, फिर उसका करूँ 75%। तो सर ये मेरे पास आ रहा है 4.28 ऐसा कुछ। तो दिस विल बिकम 24.285%। नो डाउट ये बहुत क्लास चीज़ें हैं, बट हमारी क्लास में बहुत डिटेल में डेरिवेशन के साथ आपने कर रखी है। सर 24.28, यहाँ पे हमने कितना दिखाया सर, 24.285। सर एक ही बात है, एक ही बात है। तो दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन भाई, ये आप 100% कह सकते हैं। और जरा ये वाला फॉर्मूला देख के बच्चा कंफ्यूज होगा भाई, उसके कारण हमने उसे बताया कि तेरे नॉर्मल वे में भी ये सॉल्व हो रहा है। वैल्यू इक्विटी भी आ गई, वेटेड एवरेज भी आ गई, कॉस्ट इक्विटी भी आ गई। अगला सर रिपीट से ही क्वेश्चन डाल दिया, ले आओ देख लें भाई क्या कहता है। अब टेक्स्ट टुक्स है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। कहता है जी कंपनी का डाटा है, दो कंपनियों का डाटा है, दो कंपनियों का, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। यहाँ भी डेट बैठा है, वहाँ डेट नहीं लग रहा है। अनलीवर्ड फर्म अगेन उसे कहेंगे। डिटरमिन द मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्सेस। अगले वाले में टैक्स है। यार अगर बिना टैक्स के करना है तो भाई ऐसे है, बिना टैक्स में एनओआई में ये चीज होती है, ईबीआईटी डिवाइड बाय क्यू, ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म होती है अनलीवर्ड में। तो आप आंसर देखें, पहले इसे बी को ही पुट करना चाहिए, बाकी देख लेते हैं क्या करता है अगला। तो भाई बी को सॉल्व कर दिया उसने, मैं आपको कंफर्म कराता हूँ। बी का आप चेक कर लो, 18 लाख डिवाइड बाय 18% करके आंसर निकाल दिया। ठीक है भाई। अब उसके बाद उसने वैल्यू ऑफ लीवर्ड को निकालना है। वहां वो कहता है बेटा अब मैं करूं क्या तुम कह रहे हो टैक्स ही नहीं है, तो डेट का टैक्स बेनिफिट कहां से लूं। तो देखो लिखा पूरा अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट नील, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। तो वैल्यू 1 करोड़। सर अगले पार्ट में क्या करना है। सर बस कहता है जी वहां ना टैक्स रेट मान लेना। मैं देखो पूरा डिटेल में नहीं जा रहा कि अब वो कई कोई ये वो तो तुम करोगे भाई, वो तुम्हें सारा आता है कि इसमें से ये माइनस कर दो, फिर इक्विटी का रह गया, फिर इक्विटी की वैल्यू निकाल लो, ऐसे वैसे। वो भाई सब आपको आता है, जो आपसे ना हुआ तो बता देना मेरे को। अब जब आप करोगे कि भाई ये तो टैक्स वाली सिचुएशन आ गई, तो इवन जो लीवर्ड फर्म है, अनलीवर्ड फर्म है, उसको भी ऐसे सॉल्व होगा। पहले ऐसे सॉल्व हो रहा है, चेक करें, उस हिसाब से वैल्यू फिर कम आएगी। अब अनलीवर्ड से जब लीवर्ड में जाएगा तो इसमें टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट को जोड़ देगा। ये तो होगी वैल्यूज की बात। फिर उसके बाद जी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ये शुरू कर लेगा, उसमें दोनों तरीके हैं। अर्निंग देख लो इक्विटी के लिए क्या बचती है, पूरी फर्म की वैल्यू में से डेट माइनस कर दो, इक्विटी की वैल्यू बच गई, फिर ऐसे डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। नहीं तो मुन्ना ये इतना प्यारा तरीका अभी जो सिखाया है, ये वाला ये क्यों नहीं लगा रहे। वो इंस्टीट्यूट आपको पता ही है जी, चेंज करता रहता है। वंस यू हैव द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर भाई आप वेटेड एवरेजेस तो करते ही रहेंगे। तो ये भाई आपके तकरीबन अब हमने आपको 7 तक गाइडेंस दे दी है क्वेश्चन में, तो थोड़े ही बचे। बाकी जी अगली वीडियो अगले सब्जेक्ट की रहेगी,
इसकी बारी फिर सीक्वेंस में आएगी। डन।